अब बात की जा रही है हाँ जी कि रिडक्शन करनी हो तो क्या होगा। अब जरूरी थोड़ी ना हर बार मैं इंक्रीज ही करूंगी या रिस्ट्रक्चर ही करूंगी, भाई रिडक्शन भी तो हो सकता है। रिडक्शन इन द सेंस कि मुझे कम करनी है ना, यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। Reduction of the share capital refer to the decrease the company's issued, subscribe और paid up share capital to the restructure its financial position। कि जो अभी आपने स्ट्रक्चर डिस्कस किया देखा ना कि सबसे पहले आपने ऑथराइज कैपिटल डिसाइड की, देन उसके बाद आपने इशू किया, देन उसके बाद आपने क्या किया सब्सक्राइब कैपिटल डिफाइन हुई, देन उसके बाद आपने क्या किया कॉल्ड अप कैपिटल लाई, देन उसके बाद आपके पास पेड अप कैपिटल लाई। अगर इनमें से कोई ये जो आपकी अंडर है ओवर है मीन्स कि आप किसी में से भी चेंज लेके आना चाहते हो और वो चेंज कैसा है कि हाँ जी इसको डिक्रीज करना चाहते हो कि 5 करोड़ नहीं 3 करोड़, देखो मैंने पहले एग्जांपल दिया हुआ 3 करोड़ है ना, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है, हो तो चेंज रहा है ना। तो कंपनी के अंदर जो आपकी जो चाहे वो इशूड है, चाहे वो आपकी सब्सक्राइब है, चाहे वो आपकी पेड अप कैपिटल है, उसको रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हो, उसको डिक्रीज करना चाह रहे हो, क्यों आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाए। तो ये सेक्शन 66 में डिफाइन किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कि आपको जरूरी है जब रिडक्शन कर रहे हैं ना वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन करने में या फिर मैं कहूँ कि इंक्रीज करने में तो शेयर होल्डर का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, इवन जो भी आगे आने वाले जो स्टेक होल्डर्स है उन सबका फायदा है। बट रिडक्शन करना मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं क्या उनको तो नुकसान नहीं हो रहा, जो अदर जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी मैं ये कह सकती हूँ जितने भी मेरे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर इन द सेंस क्रेडिटर कौन होता है जिससे कंपनी ने सामान उधार पर खरीदा हुआ है, वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड में नजर आते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर लिखते हैं, नहीं लिखते, डेफिनेटली लिखते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां पर जरूरी है कि मुझे शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखो ये बातें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर इन्होंने मना कर दिया ना तो तुम नहीं कर सकते, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लेनी पड़ेगी और आरओसी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया, समझ में आया। रिडक्शन क्यों की जाती है, फॉलोइंग वे से, जैसे कैंसिलिंग करना अनइश्यूड शेयर को, अनइश्यूड शेयर दैट मींस ऐसे शेयर जो कि अभी मार्केट में पब्लिश नहीं किए हैं क्योंकि अभी कंपनी को इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप कैपिटल वापस दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को इफ द कंपनी हैज एक्सेस कैपिटल। कई बार देखो मैंने यहाँ पे बोला ना कि आपके जो सब्सक्राइब करती है, जब पर्सन जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के जो शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो वो क्या हो सकती है, फुलिड भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है। भाई कंपनी ने तो भाई 2 लाख के शेयर ही इशू किए थे, तुमने 2,20,000 रुपए दे दिए, तुमने 2,20,000 के लिए सब्सक्राइब किया है तो 20,000 के ऊपर आपने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज आए होंगे नहीं आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे। अब यहाँ पे 100 रुपए पर शेयर था मीन्स की यहाँ पर आए नहीं आए, 20,000 के ऊपर पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक सेकेंड कितने आएंगे 20 0 1 2 3 4 5 6, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, यहाँ 20 लाख रुपए ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे। तो कंपनी क्या करेगी जो आपके पास एक्सेस कैपिटल आई है उसको वापस करेगी। ठीक है, हमने एंट्री बड़े इसकी एंट्री 2 बैंक करके होने वाली है। ठीक है, समझ में आया। अगर मेरे कोई लॉसेस हो रहे हैं उनको राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले, सिंपल सी बात है अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दे कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम ऐसा लॉसेस ना आए। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अपने ही खुद के शेयर को क्या कर रही हूँ, एक्वायर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ भाई, अब देखो आपको एक आपने एक फीचर पढ़ी होगी इक्विटी एंड प्रेफरेंस के बीच में कि इक्विटी क्या होते हैं, ये देखो मैंने आपको ऊपर बताई भी थी इक्विटी और इसके अंदर कि इक्विटी क्या होते हैं, एक रेगुलर शेयर होते हैं जिनकी ऑनरशिप कंपनी की जो ऑनरशिप होती है वो उनके पास होती है, और जिसके कारण क्या होते हैं जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ज्यादा कंपनी की जो ऑनरशिप है उतनी ज्यादा डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पूरी कंपनी पहले 2 ही शेयर थे, शेयर होल्डर जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 2 ही पार्टनर हुए जो मेन ओनर है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए शेयर होल्डर बढ़ने लगे तो ऑनरशिप भी डाइल्यूट होने लगी। तो कंपनी ये चाह रही है कि हाँ जी ऑनरशिप कुछ एक लोगों के हाथ में हो तो भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। समझ में आया, वाई इज रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल डन, क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बताया, लॉसेस ज्यादा है
एक्सेस कैपिटल आपके पास आ गई है, तो आपको एक्सेस कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मींस कि जो आपने सोचा था, जिस पर्पस के लिए हमने पैसा मंगवाया, वो पर्पस ही कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हमें वो एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिला इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम क्या करने वाले हैं, जो एक्सेस फंड्स हैं उनको हम वापस देंगे, नहीं देंगे। इट्स रिड्यूस द कैपिटल टू मैच देयर एक्चुअल नीड, जो आपकी एक्चुअल नीड है उसके हिसाब से हम उसको मैच आउट करेंगे। टू कंपेल विद द रेगुलेशंस, जो हमारी रेगुलेशंस है उसको तो हमें मीट आउट करना ही पड़ेगा। रेगुलेशंस कौन सी, जो कंपनी एक्ट में दिया गया है, कंपनी 2013 में दिया गया है, सेबी ने जो दी गई है, समझ पा रहे, जो NSCLT ने दिया हुआ है। तो इन सभी को हम ध्यान में रखकर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर इन केस मर्जर हो रहा है या फिर एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर का मतलब क्या होता है कि दो कंपनियां हैं, सेम नेचर की है, और नेक्स्ट न्यू नाम से कोई कंपनी बन रही है, राइट, और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है क्या पता कैसी रहने वाली है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। या फिर एक्विजिशन हो रहा है, मींस की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वीक कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसे हम एक्विजिशन करते हैं। ड्यूरिंग द मर्जर अ कंपनी में रिड्यूस द शेयर कैपिटल, क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं, मर्जर के टाइम पे तो बढ़िया कहते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं, तो नहीं 1 और 1 तो यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, सिनर्जी जिसे बोलते हैं, सिनर्जी कंसेप्ट होता है ना, 2 और 2 4 होते हैं, नहीं 2 और 2 22 भी होते हैं, ये सिनर्जी कंसेप्ट है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना क्यों जरूरत होती है, और ये क्यों का आंसर मैंने आपको पहले ही दिया था, राइट। अच्छा, अब इसके स्टेप्स या फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन कर सकता है, जो भी मैंने आपको लीगल अथॉरिटी बताई ना, जिसको भी रिडक्शन से नुकसान पहुंचेगा ना, उससे जरूरी है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो परमिशन आपको, एक सेकेंड कहाँ गया, ये परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि इवन थ्रो द कंपनीज आर अलाउड टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, आपको नॉर्मली तौर पर अलाउड है, आप कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, बट जरूरी है कि आप किन किन से परमिशन ले, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए हैं, NACLT नहीं था, वो NCLT था, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन ROC से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी से भी परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब जिनसे लेनी है वो लेना पड़ेगा। NCLT, अगर NCLT अप्रूवल देगी तो आप मस्ट है ये उनसे अप्रूवल लेना, क्योंकि ये एक बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है। अगर आप अपनी जो मिनिमम जो लिमिट होती है ना, जो आपके MOA के अंदर रिप्रेजेंट है, इवन RT कंपनी एक्ट में भी रिप्रेजेंट है, कि आपको कम से कम इतनी कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए कंपनी के अंदर। अब भाई ऐसा, जैसे मैं कहती हूँ ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि आपको डेली रूटीन के जो खर्चों को पूरा करने के लिए 5 से 6 हजार रुपए, 4 से 5 हजार रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ तो सामान बेचेंगे, किसी से सामान उधार भी लेंगे, तो उधार देने वालों की आप पेमेंट इजीली कर पाए, तो कहते हैं कम से कम इतना पैसा तो होना ही होना चाहिए। कांट बी रिड्यूस द बिलो द मिनिमम कैपिटल लिमिट, अलार्म है, ध्यान से रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट, कि भाई जो आपके क्रेडिटर्स, जो मैंने अभी बताया, जिनको कंपनी को पेमेंट करनी है इन फ्यूचर में या फिर आने वाले कुछ दिनों में, तो जरूरी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं है कि कंपनी ये कहे कि हम तो रिड्यूस कर रहे हैं, अब हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जहां तुम्हारा गया पैसा गया, रात गई तो बात गई, भाई ऐसा ना हो। इसीलिए जरूरी है कि उनको क्रेडिटर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा, कंपनी पहले इनको मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने इनका पैसा नहीं दिया ना, तो इनके पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाकर मूव कर सकते हैं, और कोर्ट में मूव किया तो आपकी रेपुटेशन डाउन जाएगी, ऐसा कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं, राइट। तो जरूरी होता है मस्ट ऑब्टेन द कंसेंट, सहमति लेना किसकी, क्रेडिटर की, कि हाँ जी क्या हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हाँ तो बहुत बढ़िया 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 चल रहा है। और इसी तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट देनी है शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ जी शेयर को रिड्यूस किया जा रहा है। अब बात नोट की जाए ना, किस, अब मैंने कहा कि मेरे पास ना 20,000 शेयर थे, मैं रिड्यूस करके क्या करना चाह रही हूँ, 12,000 लेके आने जा रही हूँ। भाई जिनको 8,000 शेयर दे रखे थे, वो 8,000 कौन से होने वाले हैं, या ये तो नहीं है जिनसे ज्यादा रिटर्न, जिनका पैसा, जिन्होंने ज्यादा हाई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, उनका रख ले, बाकियों को हटा दे, मींस की पार्शियलिटी तो नहीं कर रही कंपनी, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। मींस की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर्स के बीच में, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हम इस बेसिस पे इतने शेयर ऐसे रिड्यूस करें। जैसे कि हम जॉब के पॉइंट ऑफ से देखते हैं ना, कि जॉब किसकी लगती है, और केवल मेरिट के बेसिस पे लगाए,
तो भी गलत बात है, क्योंकि भाई 10th में अगर मैं कहूँ कि 10th में या फिर +2 में जिनके मार्क्स आए उनकी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जैसे फॉर्म निकलते हैं, अगर उनके बेसिस पे आप नौकरियां दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। भाई क्या पता +2 के बाद बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है, कहीं ना कहीं मन में मन मुटाव तो होता ही होता है, राइट। आपको आरओसी के पास पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, इवन आरओसी के पास भी फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। SH7 जरूरी है, मस्ट बी फाइल। देखो क्या लिखा, मस्ट बी फाइल नेसेसरी फॉर्म द SH7 विद द आरओसी एंड गिव द पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस क्यों? क्योंकि सभी को पता चल जाए कि इस कंपनी के शेयर रिड्यूस हुए, इस कारण से रिड्यूस है कि इन फ्यूचर बेटर वे से डिसीजन ले सके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या ऊपर से जा रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट जाता है आपके पास क्या प्रोसेस है, वही सेम एज इट इज प्रोसेस है। क्या कि आपको सबसे पहले एओए चेक करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर बताया था ना, ऊपर बताया था या नहीं बताया था, जस्ट अ वेट, यहां पर मैंने पूरी प्रोसेस तुम्हें बताई थी। अरे कहां गई, कि मैं पहले क्या देखूंगी, एओ को देखूंगी। अगर एओ के अंदर लिखा है परमिशन है तो क्या होगा, अल्टरेशन हो सकती है। अगर नहीं है, इफ नॉट, तो जरूरी है मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के लिए डेट डिसाइड होगी, फिर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करने वाले हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होने वाली है, कुछ आपकी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, फिर उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। फिर आने वाली जो टाइम के अंदर शेयर होल्डर से भी परमिशन लेने के लिए एक डेट डिसाइड की जाएगी, और उस डेट को डिसाइड किया गया और उस डेट के दिन मेरी क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग को हम क्या कहते हैं, जर्नल मीटिंग कहते हैं, और उसमें कम से कम 21 दिन का टाइम का गैप होना चाहिए। अगर ये शेयर होल्डर ये कह देते हैं कि हाँ जी हम बिल्कुल रेडी है, आप कर लो रिडक्शन, दैट मीन्स हमें इनकी परमिशन लेनी है। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं चाहेंगे, तो फिर वहां पे वोटिंग सिस्टम होगा। 75% क्या होने वाली है, वोटिंग एक तरफ होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद ये जितनी भी मीटिंग हुई है ना, इनके जो नोटिस पास हुए हैं, ठीक है, पब्लिक नोटिस है कि हाँ जी किस दिन के बाद हमारे पास क्या है, ये मीटिंग होने वाली है, इसका टाइम डेट एजेंडा क्या है, सब चीजें डिसाइड होती है इस नोटिस में। ये सारे के सारे नोटिस डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन जो पास किया, ये सेबी के पास भी जाएंगे, आरओसी के पास भी जाएंगे, मेमोरेंडम में फिर चेंज होगा, फिर आरओसी में चेंज होगा, फिर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके दोबारा से फिर हम आरओसी के पास जाएंगे सबमिट करवाने। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे तुम लोग एडमिशन लेते हो, ठीक है, एडमिशन लेते हैं तो ठीक हो, अब कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके ऊपर पहले प्रिंसिपल के साइन होते हैं, फिर बाद में कहीं और जाते हैं, फिर कहीं उनके भी साइन होते हैं, फिर सारे के सारे इकट्ठा होकर दोबारा से यहाँ पे सबमिट होते हैं। कुछ ऐसा ही है, आरओसी के बाद में फिर आएंगे। तो बोर्ड मीटिंग पास होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होने वाला है, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, 75%, 1% लोग एक तरफ होंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे एनसीएलटी के लिए, एनसीएलटी अप्रूवल देगा, फिर क्रेडिटर की भी कंसेंट लेंगे। बस यहाँ पे ना 3-4 नोटिस ये ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन है, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, एनसीएलटी है, इन तीनों का रोल और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट लेंगे क्रेडिटर्स की, पब्लिक नोटिस भी देंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू दे, मैगजीन के थ्रू दे, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू दे, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, किसी भी थ्रू दे। ठीक है, आरओसी के अंदर फॉर्म को फाइल करेंगे और फाइनली अप्रूवल हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी के लिए है, या फिर कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं फ्रीली, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए तैयार होते हैं कि हाँ आपको इस तरीके से, क्योंकि आप सभी ने पीछे वो बोला था कि मैम एक तो शॉर्ट लेक्चर बनाइए, जो कि अब आपको देखने को मिल रहे हैं, दूसरा मैम नोट्स चाहिए, वो भी आपके लिए तैयार है, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फर्दर इशू ऑफ द शेयर कैपिटल। मैम फर्दर इशू का मतलब क्या है? फर्दर इशू दैट मीन्स कि 2 केसेस हो सकते हैं। क्या? 2 केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैम जितनी में थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दूं कि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि हमने ज्यादा ही पढ़ लिया इसमें, है ना। देखो जो हम, एक तो होती है हमारी ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है, टोटल कैपिटल है। होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती? कहते बिल्कुल होती है। एक तो होती है मेरे पास ऑथराइज कैपिटल, और ये मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी ऑथराइज कैपिटल है, इसमें मैंने डिसाइड किया और इसमें से मैंने पहले कुछ को ही यूज किया था, जिसे हम इशू कैपिटल कहते हैं। जिसको अभी यूज नहीं किया मींस कि हम आगे फर्दर इशू करने वाले हैं, इसको भी हम ये कह सकते हैं, ये फर्दर इशू कैपिटल हो सकती है। या फिर मैं चाह रही हूं कि मेरी
5 लाख करोड़ से जो मेरी ऑथराइज कैपिटल है उससे बढ़कर मेरी और कैपिटल हो जाए, है ना, ये भी फर्दर इशू में आ सकती है, डिपेंड करता है कंपनी किस सिचुएशन में है, ठीक है। फर्दर इशू का मतलब क्या है कि दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज नॉट येट बी अनइशूड, जिसको अभी इशूड नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मली इट इज कैन बी ऑब्जर्व दैट द कंपनी डज नॉट इशू इट्स टोटल कैपिटल, एक साथ कैपिटल कभी भी जो बिगिनिंग में थी वो एक साथ यूज नहीं करती, एक साथ इशू नहीं करती, वो केवल जितनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में वो उतने को ही क्या करती है, इशू करती है। सो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है ना कैपिटल का, वो अब उसको जरूरी है कि हाँ उसको फर्दर इशू कर दे, उसे भी बोलते हैं फर्दर इशू। बट कुछ एक सिनारियो के अंदर क्या होता है कि हमें ये तो क्या थी, जब मेरी इशूड कैपिटल मेरी कितनी थी, 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, यहां नजर आ रहा है, अच्छा। बट अनइशूड कितनी है, जब मेरी इशूड कैपिटल 2 करोड़ है, ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ है, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, मींस की इशूड कैपिटल कम होती है, ये 2 करोड़ कम नजर आ रहा है, 5 करोड़ ज्यादा है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है, मींस की ये कम है, तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंसिंग बचा हुआ है उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि 5 करोड़ एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और कैपिटल को रेज करना पड़ेगा। इशू कैपिटल इज इक्वल टू द ऑथराइज कैपिटल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड द लिमिट मुझे और कैपिटल को रेज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ, द कंपनी इज ऑथराइज कैपिटल टू डू सो बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज टू बी नो such provision of the company article, then first of all article need to be amended by the passing the general special legislation। समझने की बात करना, बार बार यही बात रिपीट हो रही है। अगर आपकी इशूड कैपिटल मींस की पैसा बचा हुआ है ऑथराइज में से, तो बचा हुआ पैसा उसको यूज कर लो भाई। जब बचा ही नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। तो वही तो पॉइंट आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑफ द कैपिटल, अल्ट्रेशन हो रही है। तो अल्ट्रेशन अगर एओ के अंदर परमिशन है तो बिल्कुल सिंपल है, अगर नहीं है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ेगा। ये छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। अब ये देखो वही मैनर कैसे करेंगे हम, अपने इशू अपनी जो इशूड कैपिटल उसको किस तरीके से अलॉट करने वाले शेयर है, वो वापस वही एज इट इज परफॉर्म आने वाला है। आई थिंक सभी को ये चैप्टर है क्लियर हो गया होगा, की पॉइंट सब में सेम है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी बहुत 1-2 पॉइंट चेंज है। जैसे रिडक्शन में आपका क्या है, क्रेडिटर्स आ गया है, आरओसी के अंदर फॉर्म नंबर SH7 आ गया है, ठीक है, और आपका NCLT आ गया है। तो इनसे परमिशन लेनी पड़ रही थी, किसमें, रिडक्शन के टाइम। एडिशन के टाइम इसमें क्रेडिटर नहीं आ रहा था, उसमें बस आरओसी से परमिशन लेनी पड़ रही थी, आपको सेबी के पास जाना पड़ रहा था, आपको एमओए के अंदर अल्ट्रेशन करनी पड़ रही थी, उनमें कुछ ये था। बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो चैप्टर हो गया फिनिश। आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो वन बाय वन हमने सभी टॉपिक्स कर लिए हैं। शेयर क्या होता है, इसकी फॉर्म, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये सारा का सारा टॉपिक हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था और एंड तक हमने बड़े मजे से किया। इवन तुम्हें भी मजा आया होगा, सब बच्चों को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। और अभी फिलहाल जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए कि कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझे, जल्दी से पूछिए। अभी फिलहाल कुछ डाउट नहीं होगा मुझे, हाँ कुछ भी डाउट नहीं है तो ऐसा कीजिए, आप इसको रीड आउट कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में, जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वंस अगेन, अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, टीम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे किस तरीके से आप इन PDF को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको एक लिटिल अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आप टीम के साथ कांटेक्ट करके इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स एज इट इज मिलने वाले, जो हम PDF में पढ़ रहे हैं, वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।